नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, हमारे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की क्लासें चल रही है और आज की क्लास नंबर 30 है, जिसमें आपको राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए जाएंगे इतिहास व संस्कृति से संबंधित। पूर्ण रूप से NCERT और RBSC की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है, उन पर आधारित ये क्लासेज हैं। और साथ में आज मैं आपके लिए ओल्ड एग्ज़ाम के प्रश्न भी लेकर आया हूं, जो 2013 वाली जो शिक्षक भर्ती थी उसके भी कुछ प्रश्न मैंने ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछने की संभावना है। देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए और रीट मुख्य परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी ये जो जीके के प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 1। देखो आपके प्रश्न संख्या 1 है साथियों, ये देखिए प्रश्न नंबर 1 को। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने, A.O. ह्यूम ने, जॉर्ज थॉमस ने और इनमें से कोई भी नहीं। हमने पहली और दूसरी जो क्लास राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की पढ़ी है वो डिटेल क्लास थी। तीसरा ये टेस्ट है साथियों। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि जो राजस्थान है इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था साथियों? जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सबसे पहले किया गया था। कब किया गया था अगर हम इसकी बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1800 ईस्वी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ थर्ड विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। तो आपके दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, A.O. ह्यूम, जॉर्ज थॉमस और इनमें से कोई नहीं। विकल्प पहले जैसे ही है जैसे पिछले प्रश्न में, मतलब पहले प्रश्न में हमने पूछा था, लेकिन प्रश्न चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर पूछा गया था राजपूताना शब्द, यहाँ पर दिया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक पुस्तक है साथियों। इस पुस्तक के जो लेखक है बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। यदि आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो आपको कई जगह पर यह नाम देखने को मिलेगा। विकल्प 1 आपके सही है प्रश्न संख्या 2 में। देखो कर्नल जेम्स टोड ने ये जो पुस्तक लिखी थी 1829 में इसको प्रकाशित किया गया था साथियों। और कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, यहाँ इस भूभाग के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए, ये जो भूभाग है वर्तमान में इसके लिए राजस्थान या राजस्थान नाम इन्होंने इसी पुस्तक में दिया था। कब दिया था? 1829 में। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मूल्यांकन है। साथ ही जो पिछली भर्ती थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे थर्ड ग्रेड में वो भी चीज़ें मैंने ऐड की है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, 30 जून को और 30 सितंबर को। तो प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है? राजस्थान दिवस के बारे में बात की जा रही है साथियों। राजस्थान दिवस प्रत्येक जो साल है, प्रत्येक साल में जो 30 मार्च है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। अब क्यों मनाया जाता है अगर हम ये बात करें, क्योंकि 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प आपके दूसरा जो है प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? मरु प्रदेश, राजस्थान, मरुवार और जांगल प्रदेश। साथियों बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र की बात की जा रही है। यहाँ पर देखो राजस्थान नाम तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में दिया था।
मरु प्रदेश और मरुवार शब्द का प्रयोग जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। और जो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है, इसका प्राचीन नाम क्या है साथियों? जांगल प्रदेश है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। अच्छा लग रहा है टेस्ट? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की चीज़ें आप निःशुल्क इस चैनल से प्राप्त करोगे, चाहे जीके की बात करो आप, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, टीचिंग मेथड हो, इनकी तो आपको रेगुलर क्लासेज मिलेगी साथियों। चलिए 5वां प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? तो 5वां प्रश्न है, मांड किसका प्राचीन नाम था? बाड़मेर का, बीकानेर का, जैसलमेर का और जोधपुर का। साथियों, जब हमने पहली दूसरी क्लास पढ़ी थी, पहली क्लास में मैंने आपको क्लियर ये बताया था कि जो उपनाम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए। तो मांड की यहाँ पर बात की जा रही है, ये किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का ये प्राचीन नाम था साथियों। वर्तमान में जिसे हम जैसलमेर नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? मांड। थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए 6वां प्रश्न है आपके, कोटा और बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? वांगड़ का क्षेत्र, ऊपरमाल का पठार, भोराट का पठार और हाड़ौती का पठार। तो देखो, आपके कोटा और बूंदी राजस्थान के नक्शे में किधर पड़ता है? ये तो दक्षिण है आपके, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यहाँ आप यूँ मान सकते हो, न तो दक्षिण में और ना ही पूर्व में, दक्षिण पूर्वी जो इलाका है उसमें आपके कोटा और बूंदी जिले पड़ते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहा जाता है इसको? हाड़ौती का पठार। विकल्प आपके जो चौथा है हाड़ौती का पठार वाला, यही आपके सही आंसर है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो आपके 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके, ये देखो प्रश्न नंबर 7, सृष्टि आरंभ से हड़प्पा काल के पूर्व तक का समय कहलाता है प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग और इनमें से सभी। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि भाई प्राक युग क्या होता है, आद्य युग क्या होता है, ऐतिहासिक युग क्या होता है। यहाँ पर बात की जा रही है जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है वहाँ से हड़प्पा काल के पूर्व तक का जो समय है, जिसके साथियों यूँ मानिए लिखित प्रमाण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, उस युग को हम प्राक युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राक युग के नाम से उसको जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समय है उसको आदि युग का समय कहा जाता है। इस समय लिपि तो विकसित हो चुकी थी, लेकिन इनके जो लेख है वो स्पष्ट नहीं है, या फिर इनकी लिपियां अभी तक भी लोग नहीं समझ पाए हैं, वो आद्य युग है। और इसके बाद से वर्तमान का जो समय है इसको ऐतिहासिक युग कहते हैं, जिसके जो लिखित अभिलेख है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध है और जिनको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। तो यहाँ विकल्प आपके 1 सही है 7वें में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना? हीराचंद ओझा ने, सीवी वैद्य ने, दोनों ने और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा, हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 4-5 सिद्धांत भी पढ़े थे कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है, ब्राह्मणों से हुई है, या फिर राजपूत विदेशी थे। इस प्रकार ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पर बात की जा रही है वैदिक आर्यों की संतान, कि राजपूत कौन है? वैदिक आर्यों की संतान है। ये हीराचंद ओझा के द्वारा बताया गया और इसका समर्थन सीवी वैद्य ने भी किया है साथियों। अतः यहाँ पर दोनों वाला जो तीसरा विकल्प है यही आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा, थर्ड विकल्प। चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यह सिद्धांत किसने दिया? हीराचंद ओझा ने, पृथ्वीराज रासो ने, चंदर बरदाई ने और इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अग्निकुंड वैदिक आर्यों की संतान तो हमने देख लिया। अब बात की जा रही है कि राजपूत किससे उत्पन्न हुए थे? अग्निकुंड से। ऐसा जो सिद्धांत था साथियों, ये किसके द्वारा बताया गया? ये चंदर बरदाई के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। ठीक है, आबू पर्वत वाला वो किस्सा आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। चंदर बरदाई वाला जो सिद्धांत है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है, ऐसा इनका मानना था। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने, हीराचंद ओझा ने, चंदर बरदाई ने और DDR भंडारकर ने। कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है, ऐसा किसका मानना था साथियों? आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे आपने लिख लिया अग्निकुंड से उत्पत्ति इसने दिया, आपने लिख लिया ब्राह्मणों से उत्पत्ति इसने दिया, आपने लिख लिया वैदिक आर्यों से उत्पत्ति इसने दिया। तो एक एक लाइन में ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ऐसा DDR भंडारकर का मानना था। ठीक है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? DDR भंडारकर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया साथियों। 10वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान बताया? हूणों की संतान बताया, ब्राह्मणों की संतान बताया, परशुराम की संतान बताया और इनमें से सभी। तो देखो, स्मिथ के अनुसार आपको ये बताना है अब। तो स्मिथ का क्या मानना था कि राजपूत किसकी संतान है साथियों? हूणों की संतान है। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। लेकिन नीचे लास्ट में कमेंट करके जाना कि आपको क्लासेज कैसी लग रही है, मैटर कैसा लग रहा है, तरीका कैसा लग रहा है। तो आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए, और आपकी इच्छा हो तो 1 मिनट निकाल कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। यहाँ पर जो अब हम आगे वाले प्रश्न करेंगे, ये पिछली जो परीक्षा है वहाँ से मैंने प्रश्न लिए हैं साथियों, पिछली परीक्षा से। तो इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है, कौन कौन से वो जिले हैं? 3rd ग्रेड का जो मुख्य पेपर आपके होने वाला है ना, पहले भी 3rd ग्रेड का एक पेपर अलग से होता था, तो वो ही ये वहाँ से ही ये प्रश्न लिए गए हैं। विकल्प है बीकानेर और चूरू, दूसरा है जैसलमेर और बाड़मेर, तीसरा है धौलपुर और करौली, और चौथा है सिरोही और जालौर। साथियों याद रखिएगा, राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है, और वो है बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न में सही है। अगर पता था तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो, नहीं पता था तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न है आपके, राजस्थान का कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, टोंक, राजसमंद और झालावाड़। देखो, राजस्थान में संतरा उत्पादन की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। किसकी बात की जा रही है? संतरा उत्पादन की। तो संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, मेरा गृह जिला है, राजस्थान का झालावाड़ जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 4th विकल्प सही है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर भी। संतरा उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं साथियों। 4th विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है और बीकानेर जिले में स्थित है। देखो, एक तो है आफरी। आफरी का पूरा नाम क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और एक और नाम आता है साथियों काजरी। काजरी और आफरी दोनों ही संस्थान राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। चाहे काजरी की बात की जाए, चाहे आफरी की बात की जाए, इनको भी विशेष तौर पे याद रख लेना। ये दोनों ही संस्थान बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब जीके का अगर आपके पार्ट है तो आफरी और काजरी, ये दोनों संस्थान कई बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। तो विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 2,98,567 वर्ग किलोमीटर, 3,66,450 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर,
4,12,678 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ें आपको जब हमने भूगोल की क्लासेज पढ़ी थी तो तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, और पिछले एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हो साथियों। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है साथियों। 15वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। यहाँ थर्ड विकल्प सही रहेगा। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आना सागर, जयसमंद, राजसमंद और पिछोला। सारी चीज़ें पढ़ रखी है आपने, पढ़ रखी है साथियों, मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, और हो सकता है आपने पहले से भी पढ़ रखी हो, लेकिन ये चीज़ें एग्जामों में पूछी जा रही है तो आप बिल्कुल सीरियस होकर इन चीज़ों को पढ़िएगा। क्योंकि आप यूँ सोचते हो कि नहीं चलता रहता है, पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में जब 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते हैं तब हमको ये चीज़ें याद आती है। देखो, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जा रही है। हमने मीठे पानी की झीलें पढ़ ली है, खारे पानी की झीलें पढ़ ली है। यहाँ पर जो जयसमंद झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों, और इसको डेभर झील के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। इसको डेभर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को? जयसमंद झील को। तो विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो। टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? कांकरोली, जोधपुर, कोटा और भिवाड़ी। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, राजस्थान की बात है यहाँ पर, तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है कांकरोली में स्थित है साथियों। और कांकरोली कहाँ पड़ता है? राजस्थान के जो राजसमंद जिला है, जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिले में ही कांकरोली पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पर भिवाड़ी की जगह या फिर कोटा, या तो भिवाड़ी होता है, यहाँ कोटा की जगह अगर विकल्प में राजसमंद भी होता तो फिर किसको सही करते आप? तो फिर हम यहाँ पर राजसमंद विकल्प होने के बाद अगर कांकरोली भी विकल्प में है, और कांकरोली कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, तो आपको राजसमंद सही नहीं करना है, फिर आपको कांकरोली ही सही करना है। लेकिन कांकरोली विकल्प में नहीं है और विकल्प में राजसमंद है, तो फिर आपको राजसमंद सही करना है। मतलब अगर जिले के अंदर का कोई विशेष शहर दे दिया जाए और वहाँ पर वो चीज़ हो, तो आपको शहर अगर विकल्प में है तो उस चीज़ को आपको टिक करना है, वही सही माना जाएगा। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है डूंगरपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, बांसवाड़ा जिले में और उदयपुर जिले में। देखो, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है साथियों। इसको बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के में जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में ये स्थित है। विकल्प आपके 4 सही है साथियों 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके 19वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है और 2 वर्ष का होता है। तो देखो, लोकसभा की यहाँ पर बात की जा रही है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है साथियों। कमेंट करके बताइए जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के ये जो 2 सदन हैं, राज्यसभा आपके उच्च सदन है, लोकसभा आपके निम्न सदन है। एक होती है विधानसभा। साथियों, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। हालांकि इन चीज़ों को विश्लेषित तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। साथियों, अगर किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाय चांस अगर, हालांकि पूरी सावधानी रखी जाती है, लेकिन मानवीय भूल के कारण यदि कोई त्रुटि रह जाती है बाय मिस्टेक, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें ताकि उसमें अपेक्षित संशोधन किया जा सके। आपके प्रश्न नंबर 20 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है, करौली जिले में स्थित है और दौसा जिले में स्थित है। तो पांचना बांध की यहाँ पर बात की जा रही है, यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों? देखो, राजस्थान जीके की 26 क्लासे तो मैं आपकी भूगोल की ले चुका हूँ और इतिहास की अब क्लासे चल रही है।
यहाँ पर बात की जा रही है पांचना बांध की। अगर आपने ये 26 क्लासें नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में 26 क्लासों की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, और ये जो 2-3 क्लासें हुई इनकी भी प्लेलिस्ट लगा दूंगा साथियों। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है पांचना बांध? राजस्थान के करौली जिले में स्थित है, और यह मिट्टी से बना हुआ बांध है। कैसा बांध है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। 5 नदियों के संगम पर इस बांध को बनाया गया है, इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है। देखो, मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न नंबर 20 में साथियों 20 ही प्रश्न लेकर आया था। आप कमेंट करके बताइए, एक साथ 20 से 30 प्रश्न लाऊं, 40 लाऊं या 50 भी लाऊं? तो मतलब ज़्यादा प्रश्न चाहते हो या नॉर्मली 20-30 चलने दे? आप इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।